स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल विद्याश्रम इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लोग क्लास 11 के एक नई चैप्टर जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है क्या, इनके पार्ट्स, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज क्लास का पहला दिन है और जो नए व्यक्ति जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे वीडियो को लाइक भी करें क्लास की तरफ। और देखते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज केमिस्ट्री का पहला दिन है, तो आज हम लोग केमिस्ट्री तो पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के पहले हम लोग क्या करेंगे, जो क्लास 11 के जो चैप्टर है पहले उनके बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर है और कितने चैप्टर हैं। उसके बाद हम लोग बारीकी से हर एक चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो केमिस्ट्री में आपका टोटल 14 चैप्टर है, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और वही दूसरा आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तीसरा चैप्टर है आपका पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और जो चौथा चैप्टर आपका है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल। पाँचवा स्टेट ऑफ मैटर्स लिक्विड एंड गैस। छठवां चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनामिक। और सातवां है इक्विलिब्रियम। और आठवां चैप्टर आपका है रेडॉक्स रिएक्शन। और नौवां है हाइड्रोजन। और ये 9 चैप्टर हुआ और बाकी रेस्ट चैप्टर भी है, तो उनको भी हम लिख देते हैं। टोटल आपका 14 चैप्टर है, तो 14 का पहले नाम जान लें, उसके बाद हम पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो और चैप्टर उसका हम नाम लिख रहे हैं, ठीक है। जो आपका 10वां चैप्टर है, ये 9 चैप्टर हुआ टोटल, तो 9 तो हो ही चुका था। 10वां चैप्टर आपका एस ब्लॉक आता है और ये 11वां चैप्टर पी ब्लॉक, 12वां चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, एनवायरमेंटल। ये 14 चैप्टर टोटल है जो कि क्लास 11th के चैप्टर है टोटल। तो इनमें से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं पहले चैप्टर से, जो आपका पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो उनसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये पहला चैप्टर है। इसमें पहला टॉपिक आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या हुआ, जिसको बोलते हैं हिंदी में रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम, जो केमिकल रिएक्शन होता है, तो रासायनिक समीकरण जो रासायनिक समीकरण होता है, तो उनके संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है उसे क्या बोलेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक समीकरण का मतलब कि ये आपका C+O2, ये CO2 बन रहा है, ठीक है। ये बनने के क्रम में कोई न कोई नियम ये होगा, बिना किसी मेथड का ये इक्वेशन बन नहीं सकता। या तो यहाँ पे हीट हुआ H2 और O2 का बात करते हैं, ये जल बनता है, ठीक है। होने में कुछ ना कुछ नियम होगा और वो नियम का क्या करती है, प्रतिपादन करती है। और वो कौन कौन से नियम है, तो हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जानेंगे।
वो इसका नियम क्या है, आखिर ये रिएक्शन बना तो क्यों बना, किस नियम का पालन किया। तो ये सारा कुछ क्या करेंगे, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो रासायनिक संयोग के नियम है, इस ये रासायनिक संयोग के नियम, इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे। तो चलिए डेफिनेशन को लिख लेते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, बात बोले, अभी जो बात बोले इससे पहले तो वही बात लिखा हुआ है कि इच केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन रूल। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, एक निश्चित नियम का प्रतिपादन करती है, और दिस रूल्स आर कॉल्ड द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और यही नियम क्या कहलाता है, रासायनिक संयोग के नियम कहलाती है। ठीक है, मतलब कुछ न यहाँ कहने का मतलब ये कुछ ना कुछ ये नियम होगा, ये कानून होगा, बिना नियम के ये रिएक्शन हो नहीं सकती है। अब वो नियम क्या क्या है इनको देखते हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो ये, इसके 5 नियम है। ठीक है, ये 5 नियम कौन कौन से हैं, चलिए उनको देखते हैं। देयर आर 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये 5 नियम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, और 5वां गे-लुसेक लॉ। ये 5 लॉ है, और ये 5 नियम को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। ये 5 नियम क्या है, क्या बोलना चाह रहा है, इन सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो पहला आपका जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या है, चलिए इनको देखते हैं पहले। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या, कि व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट। ठीक है, समझ लें इसको ऐसे ही जब रासायनिक अभिक्रिया, इसको ऐसे समझ लें, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, इस नियम के अनुसार क्या हुआ कि अभिकारक और प्रतिफल, तो ये तो पता ही होगा, तीर के इस तरफ प्रतिफल और तीर के इस तरफ अभिकारक होते हैं। ठीक है, कि प्रतिफल का जितना मास होगा, इस नियम के अनुसार ही करना होगा, प्रतिफल का जितना मास है, ठीक है, प्रोडक्ट का, और ये अभिकारक का जो मास होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका कहने का यही मतलब हुआ। ठीक है, कि जब अभिक्रिया कराने के उपरांत प्रतिफल बनता है, ठीक है, तो प्रतिफल का मास और अभिक्रिया जो हो रहा है, जो अभिकारक है, उनका मास और प्रतिफल का मास दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यही कहना चाह रहा है यहाँ पे, वही लिखा हुआ, व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट, जब एक केमिकल रिएक्शन कराई जाती है, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद का पूरा मास, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन, उत्पाद का पूरा मास जो होगा, मतलब यानी सपोज ए प्लस बी को रिएक्शन करा रहे हैं तो सी प्लस डी बना। ठीक है, उत्पाद का पूरा मास, ये आपका उत्पाद हो गया। ठीक है, उत्पाद का पूरा मास, और ये मास आया कहाँ से, यहाँ से ना, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से प्राप्त हुआ, रिएक्टेंट से। किससे प्राप्त होगा, ये आर से प्राप्त होगा, क्योंकि प्रोडक्ट बनता है जब भी तो आर से पी बनता है, क्योंकि सी प्लस O2 इक्वल टू CO2, ये रिएक्शन हुआ, ये आपका क्या हुआ, प्रतिफल प्रोडक्ट, ये आपका क्या हुआ, ये आर हुआ। तो आर, ये पी जो बना, जब तक आर कैरी आउट नहीं करेगा तब तक पी नहीं बनेगा। ठीक है, वही बात बोला जा रहा है कि प्रतिफल का जो ये मास होगा, ये किसके बराबर होगा, आर, रिएक्टेंट के बराबर होगा। तो ये लिखा है, रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस ये पदार्थ है, अभिकारक में जो पदार्थ होगा उसका मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास, वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही कहना चाह रहा है। ठीक है, यानी ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, तो ये WA, इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये WA मान लें, इसको, ये मास इसका WB मान लेते हैं, और ये WC और ये इसका मास WD मान लेते हैं, यानी कि WA प्लस WB इक्वल टू WC और WD, ये दोनों क्या होगा, ये इसका मास और ये इसका मास क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यही कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए इनको, ये तो हो गया इसका, तो इसका एक नियम है, इनको देख लेते हो। ठीक है,
बस यही कहना चाह रहा था कि ज़्यादा नहीं ध्यान, बस थोड़ा समझना है, बस एक ही बात कि अभिकारक का टोटल मास और प्रोडक्ट टोटल मास दोनों क्या आपस में इक्वल हो, बस यही कहना चाह रही है। तो इस नियम के अनुसार क्या कि इन केमिकल चेंजेस मैटर इज नाइदर प्रोडक्ट और नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इन फॉर्म और कंडीशन। ठीक है, इसी नियम के अनुसार क्या था कि एक तो जान लिए कि विकारक और प्रतिफल इन दोनों का आपस में द्रव्यमान क्या होगा, मास इक्वल होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या कि इसका मास और इसका मास इक्वल तो होगा ही। तो और इसके नियम के अनुसार क्या बोल रहा है कि नाइदर इन केमिकल चेंजेस, मतलब रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, जो रासायनिक परिवर्तन करेगा, तो रासायनिक परिवर्तन करने के दरमियान में नाइदर प्रोडक्ट नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मैटर इज नाइदर प्रोडक्ट नॉट डिस्ट्रॉयड, जो पदार्थ होगा ना ही उत्पाद होगा और ना ही क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय होगा। मतलब नया पदार्थ के बारे में बोल रहा है कि ना ही उत्पाद होगा ना ही कि डिस्ट्रॉय होगा। इट कैन ओनली चेंज इन फॉर्म और कंडीशन। ठीक है, ये सिर्फ क्या करेंगे, अपना रूप और रंग बदल रहे हैं। जैसे NaCl का भी करें AgNO3 कराया गया, तो कराने के दरमियान में ये NaCl इनके साथ रिएक्शन किया और ये इनके साथ रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़ बना, ये बनेगा, लेकिन नया मतलब बोलने की ये मतलब हुआ ना ही इसमें क्या होगा, नाइदर मैटर इज नाइदर प्रोडक्ट और नॉट डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे ना कि मैटर मतलब पदार्थ, ठीक है, उत्पाद हो रहा है, ना ही क्या यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है। सिर्फ ये अपना क्या करे, फॉर्म बदल रहा है। पदार्थ ना ही उत्पाद हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, नष्ट हो रहा है। सिर्फ ये अपना क्या कर रहा है, अपना फॉर्म बदल के एक नया फॉर्म में आ रहा है। यहाँ से इधर से रिएक्शन आपस में किया और एक नया फॉर्म में परिवर्तन हुआ। ठीक है, इसका ये बोलने का मतलब हुआ। तो ये था आपका पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो और इसमें 4 लॉ बचे हुए, तो अगले क्लास में हम लोग चारों लॉ को पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तब तक फिलहाल आज इतना ही रहने देते हैं। तो 4 लॉ जो शेष बचा हुआ है उनको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। तो अगला क्लास जो हम लोग का होगा तो वो जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के जो 5 पार्ट हैं, तो एक पार्ट को हम लोग पढ़ ही चुके हैं, मतलब पहला जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, उनको पढ़ लिए। तो 4 टॉपिक बचा हुआ है, तो उनको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बस आज इतना ही, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।